बलोचिस्तान बोर्ड 9th क्लास और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 है। यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिव रीजन इफ सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है हमें गिवन है, हमने इन्हें सॉल्व करना है मैट्रिक्स के मेथड से, यानी कि क्रैमर रूल से, और अगर सोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो रहा तो उसका प्रॉपर रीज़न भी देना है। अब ये जो इक्वेशन हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, हम इसे अरेंज करके लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 5x, ठीक है। ये जो -6y ये वेरिएबल टर्म है, इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो इसका एडिटिव इन्वर्स यानी दोनों तरफ जब ऐड होगा तो 6y इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, जबकि राइट साइड पे -6y + 6y से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ 12 आ जाएगा कांस्टेंट। सेम यही वर्किंग हम इधर कर रहे हैं। 3x को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड लेफ्ट साइड पे, तो ये 3x पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, 5y ऑलरेडी पॉजिटिव साइन के साथ है, और 16 इधर आ जाएगा। अब इसे हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है, इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, उसके लिए हम ये वर्किंग करेंगे कि जो मतलब हम यहाँ पे यूँ देखेंगे कि अगर हम इस पूरी इक्वेशन को एक इस तरीके से लिख दें, मतलब मैट्रिक्स में, यानी ये जो 5x + 6y है और 3x + 5y, ये एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाए और ये इसके दो एलिमेंट्स बन जाएं, ठीक है, और ये दूसरी तरफ ये कॉलम मैट्रिक्स आए जिसमें 12 और 16 आ जाए, तो इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसमें फर्दर हम ये कर सकते हैं कि इसके प्रोडक्ट को ब्रेक किया जाए इस मैट्रिक्स के। तो उसके लिए ये तरीका है कि आप एक वेरिएबल एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पहला एलिमेंट 5 है, ठीक है, दूसरा 6 है, देन फिर 3 है और फिर 5 है, ठीक है। जबकि यानी कोफिशिएंट्स को आपने लिख दिया, एक्स के कोफिशिएंट्स को एक लाइन में, मतलब एक कॉलम में, और वाई के कोफिशिएंट्स को एक कॉलम में। अब एक कॉलम मैट्रिक्स बनाएं एक्स वाई, और इज इक्वल टू लिख दें 12 एंड 16। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5x से मल्टीप्लाई होगा 6y से और ऐड हो जाएंगे, तो वापस यही मैट्रिक्स दोबारा हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे ए मैट्रिक्स कहना है, ये x है, और ये इक्वल है किसके, बी मैट्रिक्स के। अब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, सबसे पहले चूंकि हम क्रैमर रूल से सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाते हैं इसका, इसमें एंट्रीज लिखते हैं 5 3 6 5, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपसे भी स्क्रीन पे शेयर करता हूँ। उसको मैं यहाँ से चले इतने से पार्ट को कॉपी करता हूँ क्योंकि स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। चलें जी, स्क्रीन के इधर आ जाते हैं हम। यह आ गया ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं, 5 5 से मल्टीप्लाई होगा 25, और 3 6 से मल्टीप्लाई होगा 18। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 25 में से अगर 18 माइनस करें तो 7 आता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। देयर फॉर सोल्यूशन इज पॉसिबल, सोल्यूशन इज पॉसिबल, यहाँ पे सोल्यूशन पॉसिबल है। अब हम x कैसे फाइंड कर सकते हैं, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। उसके तहत जो x वेरिएबल है या अननोन है वो कैसे फाइंड किया जाता है, उसमें आप ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको ए मैट्रिक्स से डिवाइड करेंगे, जबकि y जो है वो ए वाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाएगा और उसको आपने ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अब ये ए एक्स और ए वाई मैट्रिक्स कैसे बनते हैं, देखें ये ए का डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स बना हुआ है, मतलब सॉरी डिटर्मिनेंट बना हुआ है, एंट्रीज हमें नज़र आ रही हैं, ठीक है। ए एक्स के लिए हम ये करेंगे कि जो एक्स वाले कॉलम की एंट्रीज हैं ये वाली, ये मिस नहीं लिखेंगे हम इसमें, ठीक है। हम इसमें यूं करेंगे कि एक्स वाली एंट्रीज की जगह जो बी मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स जो बी आया हुआ है, उसकी एंट्रीज को हम दर्ज करेंगे, ठीक है। यानी वाई वाले जो हैं उनको लिखेंगे कोफिशिएंट्स को, एक्स वालों को नहीं लिखेंगे। एक्स वालों की जगह जो बी मैट्रिक्स में 12 और 16 आ रहा है वो लिखेंगे, यानी 12 और 16 यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी जो है एज इट इज़ रहेगा। और ए डिटर्मिनेंट का आंसर हमने चेक कर लिया था, वो 7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें 12 5 ज़ार कितना होता है 60, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 96, ठीक है। और अब इसमें
हम मतलब इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 16 6 टाइम कितना होता है जी, 16 मल्टीप्लाई बाय 6 96। तो 60 में से 96 माइनस करें अगर तो -36 आता है, -36/7, तो ये आ जाएगी x की वैल्यू -36/7 जी। और अब अगर हम y वेरिएबल फाइंड करना चाहते हैं y, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वाई मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। अब ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो किस तरह फाइंड किया जाएगा, उसके लिए जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनकी जगह आपने b के जो कॉलम मैट्रिक्स है वो एंट्रीज लिखनी है, यानी 12 और 16 लिखना है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से, ठीक है, यानी y जो है डिटर्मिनेंट से। तो 16 5 जार कितना होता है जी 80, और 3 12 जार कितना होता है, ये होता है 36, ठीक है। इन दोनों का आपने लेना है डिफरेंस, तो ये आ जाता है 44/7। तो y की और x की दोनों की वैल्यू आ गई है। सोल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे इनको चेक करने के बाद, यानी x और y की दोनों वैल्यू जो हमारी गिवन लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें हम पुट करेंगे। ये दोनों लीनियर इक्वेशन को मतलब जो है वो एक ही वक्त में सॉल्व करेंगी, मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन शो करेंगी, या ये वो कह सकते हैं पॉइंट है जो कि उन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन में आ रहा है। चूंकि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो जहाँ पे लाइंस मीट कर रही हैं ये वो असल में पॉइंट है जिसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया हुआ है -36/7, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट कितना आया है 44/7। तो इस तरीके से ये हमारा जो है आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है, पार्ट नंबर 2, वो आपसे डिस्कस करता हूँ इस क्वेश्चन का। इसमें भी सेम हमने क्रैमर रूल लगाकर इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, इसकी वर्किंग आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले अरेंज करेंगे इक्वेशंस को, x - 3y = 4 और 2x + 6y जो है वो इक्वल्स टू +3 आ जाएगा। अब हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो इन मैट्रिक्स फॉर्म में जो है एक बनेगा कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसमें x के कोफिशिएंट्स पहले लिखे फिर y के लिखे हमने, ये आएंगे। फिर हम एक और मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि होगा अननोन मैट्रिक्स x जिसमें एक्स वाई आएगा, और फिर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स जिसमें 4 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए मैट्रिक्स, ये x और ये इक्वल है किसके, b के। अब हम इसमें मज़ीद वर्किंग करते हैं। सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए जो ए की एंट्रीज़ हैं उनको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे हम, और अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 1 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 आएगा माइनस, लेकिन ये माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इस माइनस से तो प्लस बन जाएगा, और 2 3 = 6। तो इन दोनों का सम बन रहा है 12 जो कि 0 के बराबर नहीं आ रहा। देयरफॉर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, चूँकि इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, आप यूँ समझ लें कि जो डिवाइज़र है वो ज़ीरो नहीं है, चूँकि बाय क्रैमर्स रूल, जब हम क्रैमर रूल यूज़ करते हैं एक्स और वाई फाइंड करने के लिए, तो आप उसमें जानते हैं, देखा आपने कि जो x है उसके लिए ए एक्स जो डिटर्मिनेंट आता है उसको आप ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करते हैं, और अगर वो ज़ीरो हो जाए डिटर्मिनेंट तो सॉल्यूशन या कोई भी आंसर पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो एक्स जो होगा वो ए एक्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट है, जबकि y जो है वो, चलें इसको यहाँ लिख देते हैं, y जो है वो ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के बराबर है, ठीक है। अब x फाइंड करते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए आप जानते हैं कि x के जो कोफिशिएंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे, उनकी जगह 4 और 3 आएगा, और x के कोफिशिएंट्स नहीं आएंगे, ठीक है, और y के कोफिशिएंट्स जो -3 और 6 हैं वो रहेंगे। जबकि जब हम y वेरिएबल फाइंड कर रहे होंगे तो ए y जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम यूं करेंगे, चूँकि ये डिटर्मिनेंट है, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स भी देख रहे हो तो उसमें x के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ रहेंगे 1 2, लेकिन y के कोफिशिएंट्स की जगह b मैट्रिक्स के एलिमेंट आएंगे 4 और 3, ठीक है, ओवर 7, और यहाँ भी ओवर 7, चूँकि बल्कि ओवर 12, सॉरी ओवर 12, चूँकि ए डिटर्मिनेंट जो हमारा इस केस में आया हुआ है, इस क्वेश्चन में आया हुआ वो 12 आया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा 24 आएगा, माइनस है फार्मूले का, लेकिन ये माइनस को प्लस का बनाएगा, और 3 3 = 9। 24 में अगर हम 9 ऐड करते हैं
तो ये तकरीबन बन जाता है 33, ठीक है, ये 33 आ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 33/12। अब 33/12 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं, मतलब 11 टाइम 30, 33 एंड 3 4 टाइम 12, तो 11/4 जो है हम इधर लिख देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो फाइनल आ रही है वो 11/4 आ रही है। इसी तरह वाई की वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, तो 3 में से अगर 8 माइनस करें तो -5 आता है। तो y की वैल्यू आ रही है -5/12। तो देयर फॉर अगर हम इसका सोल्यूशन बनाएं, सोल्यूशन सेट बनाएं, ठीक है, तो सोल्यूशन सेट में हम यूं लिखेंगे, एक ऑर्डर पेयर बनेगा, एक ऑर्डर पेयर बनेगा जिसका एब्सिसा जो 11/4 है और ऑर्डिनेट जो है वो 5/12 है। तो इसी के से ये हमारा आंसर आ जाएगा। और ये सोल्यूशन सेट तभी बनता है जब ये x और जो y की दोनों वैल्यूज़ हैं हमारी इन गिवन इक्वेशंस को ट्रू शो करेंगी, ठीक है। मतलब इसको भी ट्रू शो करें और इसको भी ट्रू शो करें, अगर दोनों को ट्रू शो करेंगी तब सोल्यूशन सेट में आता है, अदरवाइज हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आ रहा है वो आपसे डिस्कस करता हूँ। पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, 6x माइनस 11y जो इक्वल है -28 के और -3x प्लस 5y इक्वल है 13 के। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म। चूँकि ये ऑलरेडी जो है वो अरेंज हुई हुई है दोनों इक्वेशंस, इसलिए इन्हें हमें अरेंज नहीं करना पड़ रहा, ठीक है। अब x के कोफिशिएंट में 6 और -3 हैं, जबकि y के कोफिशिएंट्स में -11 और 5 हैं, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। साथ ही वेरिएबल मैट्रिक्स आ जाएगा एक्स वाई, कॉलम मैट्रिक्स जो है, और फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स जो है वो आ जाएगा -28 और 13, ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, आप इनको एक दफ़ा रीचेक भी कर लिया करें कि लिखते हुए कोई गलती ना होगी हो, ठीक है। अब देखें ये ए मैट्रिक्स है, ये एक्स है और ये बराबर है बी के। अब हमने ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है। तो ए डिटर्मिनेंट के लिए हम ब्रैकेट पुट करते हैं यहाँ पे, देखें 6 -11 -3 5, ये यहाँ पे लिखा हमने। अब इनका प्रोडक्ट लेते हैं, देखें 6 5 से मल्टीप्लाई होगा 30, माइनस दोनों माइनस की वैल्यूज़ हैं तो 3 -3 इंटू -11 प्लस 33 हो जाएगा। अब 3 में से अगर आप 33 माइनस करते हैं, 30 में से 33, तो -3 आंसर आता है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि सोल्यूशन इज़ पॉसिबल, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन इज़ पॉसिबल और फिर हम क्रैमर रूल यूज़ करेंगे। तो क्रैमर रूल जो है उसके हिसाब से हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो क्रैमर्स रूल जो है उसके तहत हम इसको किस तरह से लिखेंगे जी, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू ए एक्स मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट एंड y जो है वो इक्वल हो जाएगा ए वाई मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज इसमें दर्ज करते हैं। ए एक्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, -28 और 13 आएंगे, जबकि वाई के कोफिशिएंट रहेंगे -11 एंड 5, ठीक है। इनको लिखकर ए के डिटर्मिनेंट जो -3 है उससे डिवाइड करेंगे, जबकि वाई के लिए इसी तरीके से हम एक बनाएंगे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए वाई, जिसमें एक्स के कोफिशिएंट्स जो है वो रहने देंगे 6 और -3, y के कोफिशिएंट्स की जगह -28 और 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, देखें जी 28 5 टाइम कितना होता है इसको चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में कि 28 मल्टीप्लाई बाय 5 ये होता है 140, विद नेगेटिव साइन 140 का माइनस फार्मूले का, और ये भी माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा। और 13 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई बाय 11 तो ये आता है 143 और ओवर -3। अब देखें 143 में से 140 माइनस करें 3 आता है, 3 को -3 से डिवाइड करें तो आंसर आता है -1। इट्स मीन के x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -1, ठीक है। यहाँ तक ये बात हमें समझ में आई। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y की वैल्यू के लिए देखें 6 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू
13, ये बनता है 78। ठीक है, अब फार्मूले का माइनस, लेकिन ये भी माइनस, ये भी माइनस, प्लस हो जाएगा। तो 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, देखें क्या आता है। 28 मल्टीप्लाई बाय 3, ये बनता है 84। 84 ओवर -3। अब बिगर वैल्यू चूँकि माइनस की है, इसलिए माइनस का साइन आएगा। और 84 में से 78 निकालें, -6 ओवर -3, तो ये बनता है +2। तो देयर फॉर आफ्टर वेरिफिकेशन जो है सोल्यूशन सेट जब हम बनाएंगे, जब इसका, तो उसमें एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिसका एब्सिसा जो होगा वो -1 होगा और ऑर्डिनेट जो है वो +2 होगा। और ये सोल्यूशन तभी बनता है कि जब ये दोनों x और y की जो वैल्यूज़ आई हैं, ये हमारी इन दोनों गिवन इक्वेशंस को ट्रू शो करें। मतलब इसकी भी एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से आंसर -28 आना चाहिए, यानी -28 इक्वल टू -28। और इसमें एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने से आंसर 13 आना चाहिए, चूँकि राइट साइड पर भी 13 लिखा है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि ये दोनों वैल्यूज चेक हो गई हैं, फिर आप सोल्यूशन सेट बना सकते हैं। मतलब ये बेस्ट है कि आप पहले चेक करें, देन आप ये सोल्यूशन सेट में ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें। इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये दोनों लाइंस का ग्राफ एक, मतलब ये दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है। तो दो स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट पे मीट करती हैं, इससे पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिखने होंगे। तो इसी के से ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है।